आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, यूएन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा दावेदार क्यों। ठीक है, क्यों वर्तमान में भारत को सबसे बड़ा दावेदार माना जाना सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता के रूप में, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान में बहुत ही रिलेवेंट इशूज़ चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है और भारत की तरफ से पिछले कई सालों से इस बात की दावेदारी की जा रही है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए या उसके स्थायी सदस्य बनाया जाए उसे। ठीक है, तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों सबसे बड़ा दावेदार भारत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री जान लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन का ब्रीफ हिस्ट्री हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक पे कि संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व जब कब आता है, अस्तित्व में आता है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 193। जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत इसका संस्थापक सदस्य था, यानी संस्थापक सदस्य कहने का मतलब ये है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत इसका मेंबर था स्थापना के समय। ठीक है, उस समय मात्र उसमें 51 कंट्री थी, 51 कंट्री थी लगभग। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 193। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन पहला इसका सम्मेलन था जब इसके क्या हुआ, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। यूएन में कितनी भाषाएं हैं? जो ऑफिशियल भाषाएं कितनी है तो वो है 16। आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6 है। पहला है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। ठीक है, ये जो 6 भाषाएं हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, आधिकारिक भाषा। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इनके वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके कितने अंग हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो उसके टोटल कितने अंग हैं, कितने पार्ट है, वो 6 है। पहला जनरल असेंबली है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसको हम पढ़ेंगे अभी सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है सेक्रेटेरिएट। ठीक है ना, सचिवालय। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो सिक्योरिटी सबसे मजबूत जो इसमें कोई अगर माना जाता है पार्ट तो वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन पे क्या होता है, यूएन क्या करता है, तो यूएन जो है एक ऐसी संस्था है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए इकट्ठा होते हैं सभी विश्व के सभी देश। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डेमोक्रेसी पे, रिफ्यूजी या प्रवासी की समस्याएं, वैश्विक मुद्दे, कोई भी स्वास्थ्य संकट या आतंकवाद से मुकाबला, कोई भी ऐसे मुद्दे जो वैश्विक संकट के रूप में होते हैं उन पे यूएन में बैठ के बातचीत की जाती है और उनसे निपटने का लोगों में क्या एक साझेदारी बनती है कि कैसे उनको निपटा जाए। ठीक है, तो ये जो था एक संयुक्त राष्ट्र का एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, एक सारांश था कि कैसे कब अस्तित्व में आता है, कितने उसके पार्ट हैं, वर्तमान में कितने मेंबर हैं। ठीक है, क्या है, तो हमको जो पढ़ना है इसके सबसे मुख्य पार्ट में सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसके बारे में हमको पढ़ना है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता क्यों मिले। ठीक है, क्यों भारत को मिलनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता चला संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है वो क्या है, वो यानी यूएनसी। ठीक है, इसमें क्या है, 5 देश जो हैं, टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, टोटल इसमें मेंबर होते हैं 15। ठीक है, टोटल इसमें कितने होते हैं 15। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट यानी कि अस्थाई। ठीक है ना, परमानेंट यानी स्थाई और अस्थाई। ठीक है, स्थाई कौन कौन है, तो ये हैं चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ठीक है, ये जो हैं ये 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनसी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, भारत जो है उसमें क्या है, भारत अस्थायी सदस्य है। भारत जो है उन 10 मेंबर में और भी मेंबर हैं जिसमें भारत भी एक अस्थायी मेंबर में से एक है और वो भी क्या है, वो एक अस्थायी मेंबर है भारत। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 देशों की सहमति जरूरी होती है। अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज, यानी कि ये 5 देश जो हैं, ये जो परमानेंट मेंबर हैं, ये जो 5 देश, अगर किसी ने भी किसी भी प्रस्ताव पे अगर वीटो लगा दिया यानी कि विरोध कर दिया तो वो प्रस्ताव खारिज
हो जाता है। ठीक है, तो भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशक पहले स्थायी सदस्य बने थे, बदलती दुनिया में अब अन्य देशों के बीच में शामिल करना चाहिए। ये भारत करीब कई दशकों से इसके बारे में भारत बोल रहा है कि भारत को भी या भारत जैसे अन्य भी जो देश हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल में शायद सदस्यता मिलनी चाहिए, उनकी दावेदारी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें मात्र 51 सदस्य थे, आज 193 हैं, तो इसके वीटो पावर सिर्फ 5 देशों को मिला हुआ है, यानी कि स्थायी सदस्य अभी 5 ही हैं। ठीक है, तो इसमें हमें भारत का दावा है कि इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वीटो पावर इन 5 देशों को मिला, इसलिए इनको P5 भी कहा जाता है। P5 मतलब कि ये 5 है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये कि भारत जो है 8 बार सुरक्षा परिषद का क्या अस्थाई सदस्य बना है। क्या बना है? अस्थाई सदस्य। ठीक है, कितनी बार बना है? 8 बार। 1900 पहला कब बना था? 1950 में, 1951। ठीक है ना, टोटल कुल वोट 58 थे, जिसमें से भारत को 56 वोट मिले थे। फिर बना 1967 से 1968। ठीक है, उसमें कुल वोट 119 थे, भारत को मिले थे उसमें से 82 वोट। फिर उसके बाद 1972 1973 में बना, इसमें कुल वोट 116 थे, इसमें से एक भारत को 107 मिले थे। फिर 1977 से 1978 हुआ, उसमें बना भारत, उसमें 138 वोट थे कुल, उसमें से भारत कितने मिले? 132 वोट मिले। फिर 184 से 185, उसमें 155 वोट थे कुल, इसमें भारत को 142 वोट मिले। फिर 1991 से 92 है, उसमें 154 वोट कुल थे, भारत को मिले 141। उसके बाद 2011 और 12 में भारत को बना 191 वोट मिले थे टोटल, भारत को उसमें से कितना मिला? 187 वोट, 187। ठीक है, उसके बाद 2021-22 में भारत को कितने मिले? 192 टोटल वोट थे, इसमें भारत को 184 वोट मिले। यानी कुल मिला के भारत जो है अभी तक कितनी बार बना है? 8 बार जो है, 8 टाइम जो है भारत क्या बना? UN का अस्थाई सदस्य। ठीक है ना, तो ये है अस्थाई सदस्य के बारे में भारत की पृष्ठभूमि। अब आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि यूएनसी में कितने अहम होते हैं स्थायी सदस्य। ठीक, मतलब कि इनकी क्यों अहम होती है, इनकी जो स्थायी सदस्य होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? क्योंकि मैंने बताया अभी कि 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, फिलहाल भारत क्या है? अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, किनकी? अस्थायी सदस्यों की। ठीक है, अब बात करते हैं कि वोटिंग। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में जब किसी मसले पर फैसला लेना होता है तो उसके लिए 15 में से कितने? 9 वोट चाहिए होता है। ये सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी ऐसा मुद्दा आता है जिस पर कोई फैसला लेना होता है, उसमें 15 टोटल, 5 परमानेंट और 9 हो गए, 5 जो परमानेंट और 10 हो गए कि अस्थायी। ठीक है ना, तो इसमें से जो है टोटल कितने वोट चाहिए होता है? 9 पर। कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई भी मसले को हल करने के लिए उसमें 9 वोट चाहिए होता है। तो वोटिंग में स्थायी सदस्य, जो स्थायी सदस्य होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर उसमें से किसी ने भी वीटो पावर लगाई, या कोई भी उन 5 सदस्यों जिसमें मैंने बताया चीन, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका, अगर इन में किसी ने भी असहमति व्यक्त कर दी, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, इन 5 देशों में से चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका में से इन 5 देशों में से किसी ने भी बिल पर सहमति नहीं दी, तो बिल क्या होता है? वो रेजुलेशन या जो भी निर्णय होता है वो क्या होता है? वो पास नहीं होता है, वो खारिज हो जाता है। ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं स्थायी देशों की शक्ति को, जो कि स्थायी से, इनको क्या कहते हैं? वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए वीटो पावर कभी ना कभी इस सभी ने, ऐसा कोई भी देश ने, इन 5 सभी ने कभी ना कभी अपने हित को देखते हुए वीटो पावर का यूज़ किया है, और बहुत सारे मसलों को उन्होंने रोका भी है। ठीक है, तो ये था कि स्थायी सदस्य क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य 10 सदस्य, अगर वो 9 सहमत भी हो जाते हैं और वीटो में से कोई भी सदस्य सहमत नहीं होता है तो वो बिल पास नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण है परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य, जो 5 देशों को मिला हुआ है। ठीक है ना, वीटो पावर, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि भारत को क्यों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सबसे बड़ा दावेदार है, क्यों भारत है? ठीक है ना, जो हमारा प्रश्न है, मेन मुद्दा, जो मुख्य हमारा प्रश्न है वो यही है कि क्यों भारत को यूएनसी में वर्तमान में स्थायी सदस्य का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, या क्यों भारत को यूएनसी में स्थायी मेंबर बनाना चाहिए यूएन को। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उसका पहला रीज़न जो है, कई सारे रीज़न है, तो पहला रीज़न है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है,
तो इसका पहला कारण तो ये है कि सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी अगर भारत में पाई जाती है तो वो है भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। अब तो शायद पहला भी बन गया है, ठीक है। चीन के बाद भारत ही है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। तो 1.4 बिलियन देश यहाँ पे क्या है, आबादी है लगभग 1.4 अरब, ठीक है। तो इसमें जो विश्व की कितनी 17% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी विश्व की 17% जो जनसंख्या होती है वो भारत में निवास करती है, ठीक है। दूसरा कारण। तीसरा, भारत दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है ना। यानी इकोनॉमी के मामले में भारत 5th रैंक में आ गया है, ठीक है ना, 5th नंबर पे आ गया है, ठीक है। फिर अगला है कि भारत ने परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा प्राप्त कर लिया। सही बात है, भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, ठीक है। अगला है कि भारत की विदेश नीति हमेशा विश्व शांति की रही है। आपको जाहिर सी बात है, भारत हमेशा से विश्व शांति की बात कर रहा है। भारत की जो भी क्योंकि भारत का जो पंचशील सिद्धांत है वो क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। ये तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल है जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। भारत ना कभी किसी को हमला किया है, ना बेवजह किसी को परेशान करता है। भारत हमेशा से शांति स्थापना करने की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश है, ठीक है। भारत शुरू से, देखिए यहाँ पे फिगर में दिख भी रहा है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में योगदान क्या है, ठीक है। तो 1948 से दुनिया भर में चलाए गए 71 संयुक्त शांति अभियान में भारत की भूमिका रही है, ठीक है। 71 संयुक्त अभियान चलाए गए हैं, ठीक है। इसमें से 49 अभियानों में भारत ने इतने सैनिकों को, ठीक है, 2,44,500 से अधिक भारत सैनिकों ने भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में अपने सैनिकों को भेजा है। कौन कौन से युद्ध के समय? कोरिया युद्ध में भी भारतीय सेना की 60 पैरासूट, फील्ड एम्बुलेंस, मेडिकल कवर प्रदान किया गया था कोरिया युद्ध में भी। तो 1956 से 67 में भारत के 11 इन्फिलेट्री बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल सेवा में प्रदान किया था। उसके बाद से 1960 से 64 2 भारतीय ब्रिगेड ने कांगो में चलाए गए अभियानों में भाग लिया। तो ये एक छोटा सा एक वो है, पॉइंट है कि भारत ने कहाँ कब जब भी जरूरत पड़ी है यूएन को, भारत ने शांति अभियान में भारत हमेशा अपने सैनिकें भेजी हैं, ठीक है। भारत हमेशा से शांति की तरफ बढ़ने की बात कहा है। भारत कभी भी युद्ध की बात नहीं किया है। भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र के जो मिशन है शांति स्थापित करना विश्व, उसमें भारत ने हमेशा यूएन का साथ दिया है, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि 1999 में, ठीक है, कब 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों ने रणनीतिक तौर पर लाभदायक स्थिति गंवाने और सैनिकों को खोने के बाद भी नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया। इस तरह ये एक उच्च नैतिक आधार को बनाए रखे, यानी कि भारत ने जब करगिल में जीतने के बाद भी कभी भी भारत ने एलएसी को क्रॉस नहीं किया। तो भारत का ये क्या दिखाता है? ये भारत का उच्च नैतिक आधार, जो भारत हमेशा से क्या एक नैतिकता पे चल रहा है, जो विश्व शांति की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। भारत ने कभी भी इस प्रकार के हड़प करने की नीति या राज्यों को हड़प करने की नीति या क्षेत्र को हड़प करने की नीति भारत की कभी से नहीं रही है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने अभी कुछ दिन पहले कोविड महामारी आई थी, ठीक है, उसमें से भारत ने न सिर्फ अपने देशों में वैक्सीनेशन या दवाएं की पूर्ति कराई, बल्कि 150 से भी ज़्यादा देशों को भारत ने मानवीय सहायता भेजी और दवाएं भेजी। तो भारत अपने के साथ साथ उन देशों की भी सहायता करता है जिनको ज़रूरत होती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर भी सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम किया है। भारत जब भी ज़रूरत पड़ी है या क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो भारत शुरू से ही यूएन के साथ रहा है, सुरक्षा परिषद में उसका समर्थन किया है, ठीक है। भारत आज क्या है? विकासशील देशों से आवाज़ बना हुआ है। ऐसी पहचान जिसे औपचारिक तौर पर जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान मान्यता दी गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जनवरी 2023 में भारत ने एक नया शिखर सम्मेलन शुरू किया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत ने ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण के उन देशों की आवाज़ उठाना शुरू किया जो क्या है? विकासशील हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ बन के उभरा। वैश्विक दक्षिण क्या होता है? तो अभी एक मैप के द्वारा हम समझेंगे किस एरिया को कहा जाता है। तो आप देखिए, मैप को आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो एरिया इधर का जो एरिया है, ठीक है, इधर के जो एरिया है इसमें जो देश आते हैं, ठीक है, उनकी भारत को ग्लोबल साउथ की बोला जाता है। तो भारत जो है इन देशों की आवाज़ बन के उठा जो विकासशील हैं, ठीक है ना,
ठीक है। इसके अलावा इधर के देश आ गए, अफ्रीका के देश आ गए, ठीक है। इन लोगों को वैश्विक दक्षिण का देश माना जाता है। तो इनकी आवाज़ बनने का भारत ने हमेशा से प्रयास किया है और कर भी रहा है, ठीक है। हमेशा से भारत इनकी आवाज़ बन रहा है, ठीक है। ये तो इसी को बोलते हैं वॉइस ऑफ, ये जो मुहिम था भारत ने जनवरी 2023 में, सो इसको बोलते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ठीक है, भारत, फिर अगला पॉइंट है कि भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रति प्रतिबद्धता। अभी भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की है। उसके G20 अध्यक्षता में भारत का जो थीम था वो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। यानी भारत सिर्फ सबको लेके चलने की बात करता है शुरू से ही। भारत का ये रहा है, वासुदेव कुटुंबकम जो विचारधारा है वो इसी पर आधारित है कि वन पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। इसकी बात भारत हमेशा से करता रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी, वर्तमान में भारत ने क्या किया है कि अपने देशों में कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और ये दिखाया है कि सतत विकास सफल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भारत ने इस सफलता को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हुआ है। नहीं, भारत में इसमें वर्तमान में जो भारत की सरकारें हैं उन्होंने वर्तमान में जो उपलब्धियां प्राप्त की उसमें 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है, अपने नीतियों के द्वारा। इसके अलावा ये जो उन्होंने नीतियाँ अपनाई हैं, चाहे भारत ने UPI, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, ये सब जो प्रौद्योगिकी में भारत आगे बढ़ा है, जो स्टार्टअप में भारत आगे बढ़ा है, ठीक है, जो आत्मनिर्भरता भारत ने ले आई है, वो उन सब टेक्नोलॉजी को भारत क्या कर रहा है, अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहा है। अभी हाल ही में अभी सुनने में आया था न्यूज़ में कि भारत की जो UPI टेक्नोलॉजी है, तो डिजिटल इंडिया पेमेंट के अन्य देशों को भी शेयर कर रहा है, क्योंकि भारत में UPI बहुत तेज़ी से सफल हुआ है। तो इसका अनुभव करते हुए अन्य देश भी भारत की टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं और भारत उन टेक्नोलॉजी को दे रहा है। तो ये भारत के लिए क्या है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भारत अभी नई चीज अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जो पहले भारत के पास नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में इन चीज़ों को भारत ने हासिल किया है। इसके अलावा भारत वैश्विक शांति विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। भारत का ये दावा रहा है कि वैश्विक शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाएँ जो हैं, जिसमें आप UN भी आता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है, WTO आता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। वैश्विक शांति और विकास के लिए इसमें भारत G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ को सम्मिलित कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कि भारत ने क्या किया, G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ, भारत के प्रयास से अफ्रीका को भी G20 में सदस्यता हासिल की गई। तो भारत का कहना ये कि समय के साथ वैश्विक संस्थाओं में सुधार होना चाहिए और वैश्विक संस्थाओं में विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसको देखते हुए भारत ने अफ्रीका संघ को भी G20 में सम्मिलित कराया। तो ये भारत की क्या है, एक भारत को सबको लेके चलने की जो नीति है वो भारत को एक अन्य UNC में सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ठीक है, कि भारत ने क्या सबको लेके चल रहा है। तो इससे बड़ा जो देश सबको लेके चलने की बात कर रहा है, जो वैश्विक शांति की बात कर रहा है, उसको आप मेंबर क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। इसके अलावा 2022 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न क्या होता है, जिन स्टार्टअप का मूल्यांकन 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो या उससे ज़्यादा हो, उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो भारत उभरा है, यानी कि पिछले दशक 2022 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया स्टार्टअप में। मैंने बताया था अभी कि स्टार्टअप में भारत ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करते हुए चीन को पीछे छोड़ दिया, यानी कि हमारा जो स्टार्टअप का मूल्यांकन 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वो स्टार्टअप जिनका जो वो होता है, जो स्टार्टअप्स का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो विलोचन किया जाता है, वो 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से हो या उससे ज़्यादा होता है, तो उनको हम यूनिकॉर्न का दर्जा देते हैं। तो भारत अभी वर्तमान में इस 2022 में भारत उभरा यूनिकॉर्न के रूप में, ठीक है। इसके अलावा चीन को भी इसमें पीछे इकोनॉमी में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा भारत प्रवासी है या प्रवासी भारतीय या PIO, ठीक है, दुनिया भर में कॉरपोरेट सरकारी के उच्च पदों पर मौजूद। भारत के जो मूल नागरिक हैं, जो यहाँ के हैं, वो अन्य देशों के जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे गूगल हो, ठीक है, चाहे अन्य भी संस्थाएं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट हो, उनमें भारत के उच्च पदों पे भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो भारत को क्या बता रहे हैं कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में UN का जो परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, ये सब पॉइंट बता रहे हैं। क्योंकि
भारत को क्या है, भारत सबको लेके चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान न सिर्फ भारत अपना वृद्धि कर रहा है, जबकि उन देशों को भी लेके चल रहा है, या उन देशों को भी प्रतिनिधित्व दे रहा है जो क्या हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो विकासशील हैं, उन जैसे कि अफ्रीकी संघ में उनको, या ब्रिक्स का भी सदस्यता को बढ़ाया जाना, ठीक है, ब्रिक्स की सदस्यता को बढ़ाया भारत ने हाल ही में। तो भारत का ये क्या उद्देश्य, ये सब चीज़ें भारत को क्या बता रही, ये बता रही हैं कि भारत सबको लेके चलने की बात कर रहा है, भारत वैश्विक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, ठीक है, कि जो जो भी संस्थाएं हैं विश्व में, वो सब, उसमें सबका प्रतिनिधित्व, सबको मिल के काम करना चाहिए। तो ऐसे में जब भारत इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तो भारत को यूएनसी में परमानेंट मेंबर ना बनाने का कोई भी दावा नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या दावा नहीं है जो भारत को यह नहीं कहता है कि भारत को यूएन में परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए। यानी वर्तमान में भारत को देखा जाए तो भारत यूएन में परमानेंट मेंबर बनने के पूरा समर्थन है, ठीक है ना। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत को यूएन में, यूएनसी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनने से रोकना चाहिए, ठीक है, या रोके, ठीक है। अभी कुछ हाल ही में भी चल रहा है क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र बैठक, ठीक है ना, उसमें चल रही है। उसमें कुछ प्रमुख देशों ने, इसमें से वीटो, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 4 मुख्य मेंबर हैं, ठीक है, उन्होंने भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। इसमें पहला जो है अमेरिका ने क्या बोला है, देखिए G4 क्या है, G4 वे सदस्य हैं जो अपना एक संगठन बना कर रखे हैं, जिसमें कौन कौन आता है, ब्राज़ील आता है, भारत आता है, ठीक है, जर्मनी आता है और जापान आता है। ये G4 के जो सदस्य हैं वो क्या बोलते हैं, ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का दावा कर रहे हैं। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में बोला है कि G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान शामिल हैं। चारों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे के दावे का समर्थन करते हैं। भारत की सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए अमेरिका के राजदूत कौन है, थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और हम परिषद में उसके शामिल होने का वास्तव में दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को सदस्यता देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो विभिन्न कारणों से विभिन्न देशों का विरोध करेंगे, हम आगे होने वाली बातचीत पर इस पर बात करेंगे। यानी आगे वाली जो बातचीत होगी, यानी अमेरिका ने पूरा खुले रूप से, ठीक है ना, भारत का समर्थन किया और यह बताया कि कोई आधार नहीं है ऐसा कि भारत को यूएनसी मेंबर ना बनाया जाए, ठीक है। इसी प्रकार आपके वो और देश फ्रांस के जो हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी संयुक्त राष्ट्र के 79 बैठक में उसकी सदस्यता पर भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। 25 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा पर अपने संबोधन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएनसी के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल किया जाना चाहिए। मैक्रोन ने साथ ही ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और अफ्रीका के 2 देशों की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रतिनिधि बढ़ाने की ज़रूरत है या ज़रूरी है, ठीक है ना, यहाँ ज़रूरी होगा, ज़रूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र को और अधिक कुशल बनाना चाहिए, हमें इसे अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील को स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही 2 ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने का तय करेगा। साथ अन्य अफ्रीका के 2 देशों को भी उन्होंने समर्थन किया है। यानी इन्होंने, फ्रांस ने, जिनको वीटो पावर मिला है, इन्होंने भी भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अन्य कौन से देश हैं, इसके अलावा चिली के राष्ट्रपति कौन है, गैब्रियल बोरिस फॉन्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा भारत की स्थायी सदस्यता का वकालत की है। उन्होंने बोला कि वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक विश्वव्यापी फेरबदल हुए हैं। श्री फॉन्ट ने भी कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति में ज़बरदस्त फेरबदल हुआ है और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की एक निश्चित तिथि तय की जानी चाहिए। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राज़ील और कम से कम एक अफ्रीकी देश को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि संस्था के सुधारों में केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यानी उन्होंने बोला कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और इसमें ना मिलने का कारण क्या है, पॉलिटिकल विल पावर की कमी है। यानी चिली ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इसके अलावा
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की जमकर तारीफ की। अभी जो 79वां सत्र चल रहा है उसमें उन्होंने भारत की अपने उद्बोधन में भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने बोला है कि महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व का हवाला देते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। यानी कि इकोनॉमी की बात करें तो भारत उसमें आगे है, ग्लोबल साउथ की नेतृत्व कर रहा है वर्तमान में भारत। इन सबको देखते हुए भारत को यूएनसी में स्थायी मेंबर बनाना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन, जिसको वीटो पावर मिला हुआ, अभी अमेरिका को हमने देखा, फ्रांस को नहीं देखा, इसको वीटो मिला, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को, यानी कि अभी जो पिछली गुरुवार तक में संबोधन में अपने यूएनसी के जो 79वां बैठक चल रही है उसमें उन्होंने बोला था, भारत का समर्थन किया। क्या बोला उन्होंने कि हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व ब्राज़ील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं और निवासी सदस्यों के अधिक सीटें चाहते हैं। यानी इन्होंने भी भारत और जापान, जर्मनी को भी और अफ्रीका के सदस्यों को यूएनसी में परमानेंट मेंबर बनाने का क्या किया, समर्थन किया कि इनको भी बनाना चाहिए। ठीक है, यानी ब्रिटेन के द्वारा जो कि वीटो पावर देश है उनको भी उन्होंने भी ऐसा बोला। इसके अलावा रूस तो शुरू से ही, हालांकि रूस तो भारत का शुरू से ही समर्थन कर रहा है परमानेंट मेंबर के रूप में। ठीक है, तो इन्होंने भी अभी जो चल रहा है यूएनसी के महासभा की बैठक, उसमें संबोधन में अपने कहा कि हम पश्चिम के साथ बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, जुलाई में रूस के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में खुली बहस हुई थी। इन्होंने बोला, रूस ने बोला कि संयुक्त राष्ट्र के साथ अन्य मंचों पर भी शुरू हुई चर्चा से फिर से शुरू करना महत्वपूर्ण है। एक निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व के विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हम ब्राज़ील और भारत की उम्मीदवारी के समर्थन करते हैं। हम पश्चिमी देशों के लिए किसी अतिरिक्त सीट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं जिनका सुरक्षा परिषद में पहले से प्रतिनिधित्व है। यानी इनका कहना है कि पश्चिमी देशों का आप कोई स्थायी सदस्य बनाने की जरूरत नहीं है। यानी पश्चिम के देश तो अमेरिका है, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो पश्चिम के देश, इनको तो ऑलरेडी मिला हुआ है मेंबर। तो पश्चिम के देशों को हम यूएनसी में परमानेंट मेंबर देने की बात नहीं कर सकते। हमको किस में देनी चाहिए, हमको किसको देना चाहिए, हमको उन विकासशील जो वैश्विक दक्षिण में हैं उनको हम देने के, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, उनको हमें देने का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने रूस ने हालांकि शुरू से ही भारत के इस तरह का समर्थन यूएनसी में परमानेंट मेंबर बनाने का समर्थन किया है। तो चूंकि रूस को वीटो पावर मिला है तो इन्होंने भी भारत को स्थायी सदस्यता बनाने का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये यानी कि परमानेंट मेंबर कितना है, 5 मेंबर, जिसमें से 4 मेंबर, जिसमें ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका, ये रूस हो गया और फ्रांस। ठीक है, इन चारों देश, इनको 5 देश हैं, चीन को छोड़ के बाकी जितने भी 4 देश हैं वे चारों देशों ने अभी वर्तमान में, इससे पहले भी और वर्तमान में भी जो 79वां बैठक चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की, उसमें उन्होंने भारत को यूएनसी में परमानेंट मेंबर बनाने का समर्थन किया है। यानी भारत को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित बाधाएं। अब भारत को कौन कौन सी बाधाएं हैं कि भारत को जो रोकती हैं क्या स्थायी मेंबर बनाने से। तो अभी कॉफ़ी क्लब की अवधारणा, जो कॉफ़ी क्लब बना जिसको बोलते हैं यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, ठीक है ना, यूनाइटेड फॉर यानी UFC, जिसको कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आंदोलन जो 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के संभावित विस्तार के विरोध में विकसित हुआ। इटली के राजदूत फ्रांसिस्को पाओली फुल्सी के माध्यम से पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र के साथ मिलकर 1995 में कॉफ़ी क्लब की स्थापना की। समूह के सदस्यों में जल्द ही स्पेन, अर्जेंटीना, तुर्की, कनाडा सहित अन्य देश में शामिल हो गए। अभी वर्तमान में कुल इसमें 50 देश शामिल, इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भी देश है। यानी कॉफ़ी क्लब क्या है, कॉफ़ी क्लब एक ऐसा समूह है जो इन देशों का जो क्या करता है 1990 के दशक से, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये विरोध करता रहा है क्या, भारत जैसे जो देश यूएनसी में परमानेंट मेंबर की वकालत कर रहे हैं, यानी स्थायी सदस्यता बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, उनका ये विरोध कर रहा है कि जो स्थायी सदस्य है कि विस्तार के विरोध में, यानी कि ये नहीं चाहते हैं ये लोग कि यूएनसी का क्या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों की जो अभी वर्तमान में जो मेंबर हैं उनकी बढ़ोतरी की जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है। इसके अलावा
चीन चीन सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए बना हुआ है वर्तमान में। चीन कई बार स्थायी संस्था का समर्थन चारों देशों ने किया, लेकिन इसने वीटो पावर लगा के भारत के परमानेंट मेंबर बनने पे क्या करे, पानी फेर दिया। कई बार इसने वीटो पावर लगा के भारत के स्थायी सदस्य बनने पे रोक दिया। तो चीन सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। इसके अलावा परमाणु प्रसार संधि, व्यापक CTBT और NPT भारत ने अभी तक साइन नहीं। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत ने अभी तक NPT और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भी इसको यूनिट मेंबर नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान जो है हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करना है। पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान को बोलने का मौका मिलता है UN में, तो हमेशा वो ये कश्मीर के मुद्दे पे भारत को घेरने का प्रयास करता है, भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, ये हमेशा से भारत की छवि को UN में प्रयास करने का प्रयास, हालांकि इसकी इसका जो मकसद है वो कामयाब नहीं हो पाता है, लेकिन हमेशा से इसने भारत को वो नहीं क्योंकि भारत ये नहीं चाहता पाकिस्तान कि उसको वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत इससे बहुत आगे निकल जाएगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक पकड़ हो जाएगी और इसके लिए चुनौती हो जाएगा। ठीक है, चूँकि इसका मुख्यतः काम है भारत को परेशान करना। ठीक है, तो इसलिए हमेशा से एक र्यूमर फैला के, गलत बातें फैला के महासभा में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास करता रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी हमारे भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर है, उन्होंने वे कई जगह हर मंच से भारत के UNC परमानेंट मेंबर होने की वकालत की है। उन्होंने बोला है कि भारत की इस बार इस बात पर जोर देने की वजह है कि ग्लोबल साउथ का उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। भाई इन्होंने बोला है हमेशा से कि ग्लोबल साउथ की अभी जो आवाज़ उठाने वाला जो देश है वो है भारत। ठीक है, तो भारत को प्रतिनिधित्व देना ही मतलब ग्लोबल साउथ की पूरे देशों का प्रतिनिधित्व देने के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में G20 के मंत्रियों से उन्होंने बैठक की है न्यूयॉर्क में। उन्होंने बोला है कि निर्वाचित दोनों श्रेणियों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों का उचित प्रतिनिधित्व विशेष अनिवार्यता, यानी कि न सिर्फ भारत को जबकि अफ्रीका को भी, दक्षिण अमेरिका के भी देशों को भी हमको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत न सिर्फ अपने लिए बात करता है बल्कि अफ्रीका को भी लेके चलने की बात करता है, दक्षिण अमेरिका को भी लेके चलने की बात करता है। वो बोलता है कि UNC में इन देशों को उचित प्रतिनिधित्व, क्योंकि जब तक विश्व में सभी देशों की भागीदारी नहीं होगी वैश्विक संस्थाओं में, तब तक आप कोई भी समस्या का निपटारा अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ग्लोबल साउथ को असहयोगी नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। वैश्विक संस्थाएं जो हैं वो ग्लोबल साउथ को बिना प्रतिनिधित्व को कोई काम नहीं कर सकती है। आज विश्व जो है एक स्मार्ट हो गया है, परस्पर संबंध हो गया है, बहुध्रुवीय हो गया है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति जब विश्व आज स्मार्ट होने के साथ परस्पर संबंधित एक दूसरे से है और मल्टीपोलर हो गया है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की और पहले की स्थापना जो पहले जो सदस्य थे मात्र 51 थे जब UN बना था। कितने मेंबर थे? 51। आज उस संख्या 4 गुना हो गई, यानी 193 हो गई है। तो भी आपने सिर्फ 5 मेंबर को मेंबर बनाया है, 5 सदस्यों को UN के मेंबर बनाया है, तो ये न्याय संगत नहीं है, ये सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, इसको ये उचित नहीं है, ये बोलते हैं एज जयशंकर। ठीक है ना, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र जब तक अपने अतीत पे बंधक बना कर रहेगा, यानी कि अपने अतीत पे लेकर चलेगा, जो अतीत में 5 मेंबर बने उन्हीं को लेकर चलेगा, तब तक वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य की जिम्मेदारी निभाने की पूरी तरह तैयार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए अपने योगदान बढ़ाने के प्रतिबद्ध है। अभी हमने जो इससे पहले तर्क दिया, अभी देखते हैं हाल ही में रशिया यूक्रेन वार हुआ है, अरब और इजराइल जो युद्ध चल रहा है। ठीक है, उसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही है। भारत ने जब भी युद्ध हुआ, अभी हाल ही में भारत ने 3 बार जेलेंस्की से मिल चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और भारत हमेशा से रूस से भी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं, और भारत युद्ध को रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं भारत के साथ। तो भारत की ये वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो UNC में भारत को मेंबर ना बनाना ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत को UNC में मेंबर बनाने से वर्तमान में रोके। ठीक है, इसके अलावा अगर सुरक्षा परिषद अभी हाल ही में उसने बोला था, कई मंचों से उन्होंने बोला था कि अगर सुरक्षा परिषद UNC अपनी संस्था का विस्तार नहीं किया तो निश्चय ही अपनी प्रासंगिकता खो देगा। जाहिर सी बात है, अगर UNC ने हाल ही में कुछ ही समय में अगर अपनी प्रासंगिकता को वो नहीं
यूएनसी भारत मेंबर या अन्य देशों को मेंबर नहीं बनाया तो यूएनसी की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। फिर ये वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं वो ब्रिक्स जैसे संस्थाओं को लेकर चलेंगे, उसमें प्रतिनिधि लेकर अपने विश्व को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि भारत का ऐसा कोई कारण नहीं है, भारत का ऐसा कोई, जो पॉइंट्स हमने स्टडी किया अभी, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि भारत को जो यूएनसी में परमानेंट मेंबर बनने से रोके। ठीक है, क्योंकि भारत इसमें 25 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज कोई भी विश्व में कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो भारत की भूमिका काफ़ी अच्छी रह रही है। अगर भारत को यूएनसी में परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा तब जाके यूएनसी को क्या होगा, यूएनसी एक वैश्विक दक्षिण के एक बड़े देश, वैश्विक, क्योंकि ग्लोबल साउथ का भारत एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, और इसकी जो सबसे मजबूत देश वर्तमान में बन गया है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो यूएन है वो अपनी प्रासंगिकता खो देगा, उसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि आप वैश्विक संस्थाओं के, आप जब वैश्विक समस्याओं की बात करते हैं तो वैश्विक समस्याओं का निपटारा मिल के सिर्फ 5 देश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अन्य देशों, विश्व के सभी देशों में कुछ चीज़ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो भारत इस समय विश्व का एक ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को लेके चल रहा है, उनकी आवाज़ को भारत उठा रहा है। तो उसको मेंबर आप ना बनाना, ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत को मेंबर उसमें ना बनाए, क्योंकि भारत इकोनॉमी में सबसे आगे है, विश्व शांति की बात कर रहा है। कोरोना समय में भारत ने अन्य देशों को मदद किया, दवाएं देखें। ठीक है, चाहे युद्ध अभी रशिया यूक्रेन वार ने भारत ने पूरा समर्थन किया है, युद्ध को रोकने का पूरा वो किया है, संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने भारत सहयोग किया है। तो ऐसा कोई भी इतिहास से लेकर वर्तमान तक ऐसी कोई भी घटना नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि भारत को यूएनसी परमानेंट मेंबर बनाने से रोके। इसलिए अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जल्द से जल्द भारत को यूएनसी परमानेंट मेंबर नहीं बनाता है तो वो प्रासंगिकता खो देगा, फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। और भारत या जैसे अन्य जो भी वो देश हैं जो जिनको मेंबर नहीं बनाया गया, तो वे सब अपना एक अलग संगठन बना के, ब्रिक्स जैसे बना के, फिर वो लोग वहाँ पे अपनी प्रतिनिधित्व, अपनी समस्याओं को रखेंगे, वहाँ से निपटारा करेंगे, फिर यूएन की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। अतः अगर यूएन को अपना प्रासंगिकता को बनाए रखना है और उसको अधिक सुदृढ़ और अधिक प्रभावशाली बनना है तो उसमें यूएनसी में अपनी सदस्यों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और भारत जैसे, जापान जैसे, जर्मनी देशों को स्थायी मेंबर बनाना पड़ेगा, तभी अपनी वो लक्ष्यों की पूर्ति सही तरीके से कर पाएगा। धन्यवाद।